चलिए तो फिर से एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं धर्मवीर कुमार और अब हम राष्ट्रपति का जो है ये फाइनल टचिंग वीडियो होगा। उनसे संबंधित जो भी आर्टिकल्स बचे हुए हैं उस पर हम आज चर्चा कर लेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि जो हम लोग जो आर्टिकल 60 यानी 59 या 60 तक हम लोग कर लिए थे, है ना। अब हम लोग चर्चा 61 पर भी कर लिए थे महाभियोग पर, और 62 पर भी बता दिए थे कि 62 क्या है कि यदि आकस्मिक परिस्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उस अवस्था में राष्ट्रपति की पद की भरने की जो है स्थिति और उनके निर्वाचन की अवधि क्या होगा सो बता दिए थे। 63 से क्या है, उपराष्ट्रपति का पद है। 63 से उपराष्ट्रपति का पद है और 70 तक जो है उपराष्ट्रपति से संबंधित जो भी अनुच्छेद है वो दिया गया। 71 में है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी कोई अगर विवाद होता है तो उस विवाद का जो निर्णय होगा वो कौन करेगा, तो वह जो सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो इसको भी नहीं जानना है, हम लोग को सीधे समझना है कितना 72 से। चलिए सेवेंटी 71 में है राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय में होगा। किसी प्रकार का यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के संबंधित निर्वाचन संबंधी विवाद आता है तो उसका निपटारा कौन करेगा, तो वह है सुप्रीम कोर्ट करेगा, है ना। अन्य किसी भी न्यायालय में यह माने नहीं दिया गया। तो एक चीज जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का यह क्या है, कह सकते हैं कि मूल जो है अधिकारता क्षेत्र है ना, मूल अपीलीय अधिकारता क्षेत्र है। जब हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तो फिर चर्चा करेंगे। तो यह सुप्रीम कोर्ट में सुना जा सकता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे 72 पर। 72 है क्या, 72 है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां। राष्ट्रपति की क्षमा दान शक्तियां। देखिए राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्तियां है तो होता क्या है कि ये जो क्षमादान शक्तियां मिला है राष्ट्रपति को, वह साथ ही साथ आपको बता दें कि किसी न्यायालय द्वारा अगर किसी न्यायालय के द्वारा दिया गया कोई सजा हो तो उसके संबंध में है। सेना न्यायालय द्वारा दिया गया सजा हो उसके संबंध में है ना। तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया सजा हो उसके संबंध में, सेना न्यायालय द्वारा दिया गया सजा हो उसके संबंध में जो है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियां दी गई है। तो इस चीज को भी आपको याद रखना होगा कि राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्तियां है वह किसके विरुद्ध है, तो सेना न्यायालय के विरुद्ध दिए गए सजा के विरुद्ध, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध दिए गए निर्णय के विरुद्ध, है ना। जो है इन कह सकते हैं इन न्यायिक संस्थाओं के विरुद्ध जो मिलता है, जो सजा का प्रावधान दिया गया उसके विरुद्ध जो है सुप्रीम कोर्ट जो कोई सजा अगर मान लीजिए कि किसी माने दोषी को सजा दे देती है तो वह जो है अपना क्षमादान शक्ति के लिए अर्जी कहाँ से लगाता है, राष्ट्रपति में। सेना न्यायालय द्वारा अगर किसी को मिला है तो उसका भी अर्जी कहाँ लगेगा, तो राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति के पास 5 प्रकार के क्षमादान शक्तियां हैं, ठीक है। तो क्षमादान शक्तियां पहला है क्षमा, दूसरा है विराम, तीसरा लघुकरण, प्रविलंबन। पहले बारी बारी समझ लीजिए, है ना, क्षमा के बारे में। क्षमा क्या होता है, तो क्षमा का मतलब हुआ कि राष्ट्रपति किसी भी सजा को पूर्णतः क्या कर देना, माफ कर देना, है ना। सजा को पूर्णतः माफ कर देना क्या कहलाता है,
क्षमा दान शक्ति, यानी इसमें अगर आपको कोई सजा दे दी गई हो, है ना, तो उस सजा को पूरी तरह से क्या कर देना, माफ कर देना। तो सजा को पूरी तरह से माफ कर देना क्या है, क्षमा है। दूसरा है विराम, सजा को कुछ समय के लिए रोक देना, उसको कहते हैं विराम कहते हैं। लघुकरण, सजा को किसी दूसरे चीज में बदल देना, यानी सजा को जो है माने कह सकते हैं सजा को जो है किसी कोई सजा दिया गया, उस सजा को कम कर देना या उसकी प्रकृति में बदल देना, उसे कहते हैं लघुकरण। प्रविलंबन, सजा में देर करना। और एक आपको छूट गया, एक परिहार है, परिहार। रिमिशन, रिप्रीव, कम्यूटेशन, विराम, क्षमा, पार्डन। देखिए, तो क्षमा को पार्डन, विराम रेस्पाइट, लघुकरण, कम्यूटेशन, प्रविलंबन, रिप्रीव, परिहार, रिमिशन, यानी 5 प्रकार के जो है ये जो है क्षमादान शक्तियाँ है। अब प्रत्येक में क्या क्या होता है सो समझना जरूरी है। इसमें क्या होता है, पूर्णतः माफ, पूर्णतः सजा माफ हो जाना। अगर राष्ट्रपति आपको क्षमा कर देते हैं तो उस सजा से, जो सजा आपको मिला है उस सजा से क्या होगा, पूर्णतः आप जो है माफ हो गए, आप पर अब कोई वो सजा जो है नहीं रह गया। दूसरा है विराम। विराम क्या होता है कि विशेष परिस्थिति में सजा को रोक देना, ठीक है। विशेष परिस्थिति में, विशेष परिस्थिति में, विशेष परिस्थिति में सजा को रोक देना। अब विशेष परिस्थिति होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई महिला कैदी है और महिला कैदी अगर वह गर्भवती है ना, तो वैसी परिस्थिति में गर्भवती महिला की परिस्थिति में उसको बच्चा को जनने के लिए, है ना, क्या होता है, राष्ट्रपति कुछ समय के लिए उसको सजा को रोक देते हैं, है ना। ये राष्ट्रपति को पावर है, शक्तियाँ हैं, है ना। तो राष्ट्रपति विशेष परिस्थिति में क्या कर सकते हैं, विशेष परिस्थिति में सजा को रोक देते हैं। लघुकरण यानी कम्यूटेशन, इसमें क्या होता है कि इसमें सजा की प्रकृति को बदल करके, सजा की प्रकृति को बदल देना, सजा की प्रकृति को बदल देना। यानी लघुकरण में क्या है, सजा की प्रकृति को बदल देना। अगर मान लीजिए किसी को फांसी की सजा दे दी गई, ठीक है, तो फांसी की सजा दे दी गई है तो उस सजा को क्या किया जाएगा, राष्ट्रपति फांसी सजा को जो है उम्र कैद बदल देंगे या कठोर कारावास से बदल देंगे, है ना। तो उसको क्या हुआ कि सजा को जो है, सजा के नेचर को ही बदल दिए, सजा की प्रकृति को ही बदल दिए, यानी फांसी सजा को उम्र कैद में कर दिए। आजीवन कारावास है तो उम्र कैद में कर देना, यानी फांसी होगा तो उसको बदल सकते हैं, आजीवन कारावास उसको बदल सकते हैं। प्रविलंबन, रिप्रीव, इसको जो है ये बहुत चर्चा में रहा है, इसको जानना, आप जानिए रिप्रीव होता क्या है ना। तो यह जो होता है कि मुख्य रूप से मान लीजिए प्रविलंबन, है ना, तो प्रविलंबन में होता क्या है कि अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अपनी अर्जी माने न्यायालय द्वारा उसको सजा मिल चुका है और वो अपनी सजा को कम कराने के लिए, अपनी सजा को माफ कराने के लिए अपनी अर्जी, क्षमा अर्जी राष्ट्रपति के पास भेज देता है। ये सुने ही होंगे आप लोग, जैसे कसाब के समय हुआ, उसके समय फिर आप एक हाल फिलहाल जो मामला आया था निर्भया कांड में 5 आरोपियों को जो है
कई बार अपने सजा का अर्जी लगाया, सजा माफ होने की अर्जी लगाया गया था राष्ट्रपति के पास। तो होता क्या है इसमें कि अगर कोई सजा, न्यायालय कोई सजा आपको दे दिया, न्यायालय कोई सजा आपको दे दी, अब आपने उस न्यायालय की सजा के विरुद्ध राष्ट्रपति से क्षमा अर्जी लगा दी। अब जब तक क्षमा अर्जी जब तक राष्ट्रपति के पास पड़ा हुआ है, क्षमा अर्जी जब तक राष्ट्रपति के पास पड़ा हुआ है तब तक आपको सजा से रोक है ना। जैसे मान लीजिए फांसी सजा आपको दे दी गई और फांसी सजा दे दिया गया और आपने क्षमा अर्जी लगा दिया राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति के पास वो क्षमा अर्जी साल भर, 6 महीना या 2 साल जितने समय तक पड़ा रहेगा, तब तक के लिए आपको फांसी सजा तो नहीं हुई, तब तक के लिए आप फांसी से बचे हुए हैं। तो इसी को कहा गया है प्रविलंबन। राष्ट्रपति देखते हैं कि आखिर सजा का जो है, सजा में कहीं देने में कहीं किसी प्रकार का ऐसी तो नहीं, न्यायिक प्रक्रिया में किसी प्रकार का अति तो नहीं हुआ, छूट तो नहीं गया। तो वह जो है राष्ट्रपति इस पर समीक्षा करते हैं। समीक्षा करने के दौरान जो समय लगता है या जो टाइम लगता है, उस दौरान जो उसको कह सकते हैं सजा से छुट्टी मिले, उसे ही बोला जाता है प्रविलंबन। अब परिहार को कहते हैं सजा को प्रकृति में बदले बिना सजा को कम कर देना। सजा की प्रकृति बदले बिना सजा को कम करना। ठीक है। तो देखिए, आप इस चीज़ को देखिए, बहुत सा होता क्या है कि सिर्फ समझ जाते हैं कि अब तो क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं आएगा कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किस में है, अनुच्छेद 72 में। ऐसा पूछ भी सकता है, लेकिन अब बहुत कम, अब तो अप्लाइड क्वेश्चन ज़्यादा आता है। तो अब आपसे पूछेगा कि क्षमा, राष्ट्रपति द्वारा दिया गया क्षमा में क्या होता है। सज़ा को कम कर दिया जाता है, सज़ा जो है सज़ा को बदल दिया जाता है, या सज़ा को जो है रोक दिया जाता है, या सज़ा को पूर्णतः माफ़ कर दिया जाता है। तो क्षमा अगर मिल गया है, राष्ट्रपति द्वारा अगर क्षमा मिल गई है, पार्डन मिल गया है, तो पूर्णतः उस सज़ा से आप क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, माफ़ हो जाएगा। विराम हुआ, तो विराम क्या है, विशेष परिस्थिति में, जैसे मान लीजिए गर्भवती महिला है ना, उस परिस्थिति में, है ना, विशेष परिस्थिति में सज़ा को क्या कर देना, रोक देना, है ना। या कोई प्रकार के बीमारी वगैरह होता है उस परिस्थिति में, तो आप विशेष परिस्थिति में सजा को क्या कर देना, रोक देना। इसी को बोलते हैं विराम। लघुकरण क्या है, लघुकरण है कि सजा की प्रकृति को बदल देना। सजा की प्रकृति का मतलब हुआ कि सजा जो उसको आप कह सकते हैं, जो सजा की जो नेचर है उसको चेंज कर देना। जैसे फांसी की सजा है, तो फांसी की सजा को क्या कर देना, आजीवन कारावास में। आजीवन कारावास की सजा है तो उसको कथी में कर देना, उम्र कैद में। तो इसको कह सकते हैं, है ना। यहाँ पर फांसी की सज़ा को जो है, फांसी की सज़ा है तो उसको हम लोग दे सकते हैं, यहाँ पर फांसी की सज़ा को आजीवन कारावास में अथवा आजीवन कारावास को उम्र कैद में। ठीक है। प्रविलंबन सजा की समीक्षा के दौरान, सजा के समीक्षा के दौरान ली गई समय। ठीक है। एक समय लिया जाता है जिसमें दिखाया जाता है कि जो न्यायिक संस्था है, उस न्यायिक संस्था में कहीं ऐसी उसे गलती तो नहीं हुई, उसके लिए क्या करता है, वह समय देखा जाता है, प्रविलंबन होता है। इसी का प्रयोग कर करके जो है बहुत सारा जो सजायाफ्ता लोग होते हैं वो राष्ट्रपति की क्षमा अर्जी लगाते हैं, और वह क्षमा अर्जी राष्ट्रपति के पास वर्षों वर्षों पड़ा रहता है ना। आप इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा निर्णय दिया है, जो आपको हम चर्चा आज कर देते हैं। चर्चा इसलिए करते हैं
चूंकि वह क्वेश्चन से रिलेटेड भी है। हुआ क्या था कि राजीव गांधी हत्याकांड का जो अभियुक्त थे, उन अभियुक्तों ने क्षमा अर्जी लगाया और उन अभियुक्तों के क्षमा अर्जी वर्षों तक, लगभग 6-7 वर्षों से कह सकते हैं वर्षों तक जो है पड़ा रहा है राष्ट्रपति के पास। तो इस परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सजा देने में अगर देरी करना, देखिए बहुत अच्छा इस चीज को पॉइंट आउट कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सजा देने में देरी करना भी मौलिक अधिकार का हनन है। बहुत ही एक अनोखी बात है कि सजा देने में अगर देरी कर रहे हैं, सजा देने में देरी कर रहे हैं तो ये भी मौलिक अधिकार का हनन है। अगर सजा देने में देरी हो रही है तो उस परिस्थिति में मौलिक अधिकार का हनन है। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति को जो है उससे मुक्ति होने का भी अधिकार है। तो आपको पता ही होगा कि राजीव गांधी 2 अभियुक्तों को जो है इस कारण से जो है जमानत भी मिल गया, क्योंकि उनकी फांसी का सजा हो गया था, लेकिन फांसी की अर्जी वर्षों तक जो है पड़ा रहा। इस कारण से जो है बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उसको जमानत मिला, है ना। तो आप किसी भी व्यक्ति को, सजायाफ्ता व्यक्ति को, उसकी सजा पर समीक्षा करने के तुरंत समय, माने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आप सजा मिल गया किसी व्यक्ति को तो उस पर यदि क्षमा अर्जी लगाया है तो उस पर तुरंत सुनवाई होना चाहिए, है ना। तो इसका फायदा भी बहुत लोगों ने उठाया भी है। चलिए, बड़ा विलंबन मतलब समझ गए, जो सजा की समीक्षा के दौरान जो ली जाती है समय उसके लिए होता है। परिहार, रिमिशन, सजा की प्रकृति को बदले बिना सजा को कम कर देना। जैसे मान लीजिए कि किसी को 20 साल की सजा है, तो 20 साल की सजा है तो उसको कै साल कर देना, 10 साल कर देना। अगर मान लीजिए सजा की अवधि 10 वर्ष सजा है तो 5 वर्ष कम कर देना, यानी सजा की अवधि को कम कर देना। क्लियर हो गया? या इसको अगर आप अच्छा से समझ गए होंगे तो आपको बहुत ही, जो कि ऐसा नहीं है, जो कंपटीशन जो एग्जाम होता है रेलवे एसएससी में, वो तो सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद में है, तो 72 में है ना। लेकिन अगर अप्लाइड क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया कि राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति है उसके अंतर्गत, है ना, प्रविलंबन क्या है, तो प्रविलंबन हुआ है जब राष्ट्रपति सजा माने जो न्यायिक संस्था है वो सजा दे देती है और उस सजा की, उनकी सजा के माने एवज में कह सकते हैं, उन सजा के विरोध में जो वह अर्जी लगाते हैं राष्ट्रपति से, और राष्ट्रपति के पास वह अर्जी जब वर्षों तक पड़ा रहता है, वही प्रविलंबन कहलाता है। लघुकरण क्या है, तो सजा की प्रकृति को बदल देना, है ना। चलिए, तो इसको क्लियर हो गया, तब हम लोग आगे आर्टिकल बढ़ेंगे। अब आपके राष्ट्रपति से रिलेटेड जो आर्टिकल्स है वह है 73। तो 73 को हमको ज़्यादा नहीं जानना है। 73 में है संघ की कार्यपालिका का विस्तार है, संघ की कार्यपालिका का विस्तार। ठीक है, यानी कार्यपालिका जो भी होगी, संघ की जो कार्यपालिका है ना, कार्यपालिका जब हम संसद पढ़ेंगे तो उस पर चर्चा करेंगे। तो संघ की कार्यपालिका का विस्तार, कार्यपालिका जो होंगे, जिसको कार्यपालिका मुख्य रूप से बताते हैं, जो भी मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं वो सभी कार्यपालिका का अंग होते हैं। ठीक है, तो कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, यदि मान लीजिए कि जो कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है, जैसे मंत्री जितना बनाए जाते हैं, तो वह जो भी मंत्री का विस्तार होगा वह सब किसके अनुमति से होगा, राष्ट्रपति की अनुमति से होगा। आप सुनते होंगे कि हाल फिलहाल मंत्रियों के मंत्रालय में फेरबदल किया गया, मंत्रियों का मंत्रालय फेरबदल किया गया, या कुछ नए व्यक्तियों को मंत्री बनाए गए। तो ये जो होता है मंत्रियों का फेरबदल या मंत्रियों का जो मंत्रिमंडल का विस्तार, इस वर्ड को जरूर सुनते होंगे कि मंत्रिमंडलीय स्तर का विस्तार किया गया, है ना। जैसे अभी कई बार पेपर में आता है नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया,
अब जो है मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा तो कुछ लोगों को, नए लोगों को जगह मिलेगा। तो मंत्रिमंडल का विस्तार जो होगा, जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा वह किसके अनुमति से होगा? तो राष्ट्रपति की अनुमति से होगा। तो संघ की कार्यपालिका का विस्तार किसके अनुमति से? राष्ट्रपति की अनुमति से। ठीक है। उसके अलावा जो है हम लोग चलेंगे आर्टिकल 74 में। आर्टिकल 74 जो है मुख्य रूप से कहता है, आर्टिकल 74 है ना, मंत्रिमंडल की बात करता है। आपको पता होगा कि 53 में कहा गया है कि संघ की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। संघ की शक्ति किस में निहित है? राष्ट्रपति में। 53 में कहा गया। और 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख या अध्यक्ष कहिए प्रधानमंत्री होंगे। प्रधानमंत्री होंगे। तो यहां पर आपको नोट करना होगा कि किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को, इसको भी लीजिए, हाँ, तो किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी? तो आर्टिकल 74 में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मंत्रिपरिषद का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। देखिए क्वेश्चन जहाँ पूछा गया है वहाँ बताते भी चल रहे हैं आपको कि मंत्रिपरिषद का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो मंत्रिपरिषद का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74 में है। और आप आराम से देख रहे होंगे कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख या अध्यक्ष कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगे। अब आपको हम एक बात बता देते हैं, हुआ क्या कि अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति को शासन में सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, है ना, अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति चाहे तो स्वयं शासन के, क्या राष्ट्रपति स्वयं चाहे तो स्वयं शासन कर सकते हैं? तो देखिए संविधान में कहीं भी ऐसा लिखा हुआ नहीं था कि राष्ट्रपति अपने शासन के लिए या शासन चलाने के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही चलेंगे। ऐसा कहीं भी संविधान में नहीं था, मूल संविधान में। इस चीज को आप जरूर नोट कीजिएगा। मूल संविधान में आने कह सकते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 से पहले, है ना, 42वां संविधान संशोधन 1976 से पहले 42वां संविधान संशोधन 1976, इस चीज को आप नोट कीजिएगा। 42वां संविधान संशोधन को एक लघु संविधान कहा जाता है, क्योंकि हमारे संविधान में बहुत सारे आर्टिकल्स को जोड़ा गया या बहुत से आर्टिकल्स को हटाया गया। इस प्रकार से बहुत व्यापक पैमाने पर 42वां संविधान संशोधन किया गया, इसीलिए 42वां संविधान संशोधन को एक लघु संविधान कहा जाता है। तो यहाँ भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन को, है ना। यह क्या है? लघु संविधान, लघु संविधान कहा जाता है। अब इसमें हुआ क्या, इस 42वां संविधान संशोधन में एक बात जोड़ी गई, 74 का 1 जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य है।
यानी किस संविधान संशोधन में यह कहा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए हर हाल में बाध्य है। ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में 74 के 1 में यह जोर दिया गया कि राष्ट्रपति यानी जो राष्ट्रपति है वह मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए हर हाल में बाध्य होंगे। तो अब लीजिए, राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकते हैं, जो करेगी मंत्रिपरिषद करेगी। और आपको पता होना चाहिए कि उस समय 1976 में भारत का जो मंत्रिपरिषद था उसकी अध्यक्षता यानी मंत्रिपरिषद का जो हेड प्रधानमंत्री थे कौन थे? आयरन लेडी ऑफ इंडिया कह सकते हैं, भारत की लौह महिला इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी अपने शासनकाल के समय बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए जो विवाद में भी रहा और वह एक प्रकार का जो है प्रासंगिक भी रहा। तो यह इतना कठोर निर्णय था जिसके द्वारा हुआ क्या कि राष्ट्रपति सिर्फ और सिर्फ पुतला बन गए थे, स्टैचू। बात क्लियर हुआ या नहीं? यानी 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इस बात को कहा गया कि राष्ट्रपति हर हाल में मंत्रिपरिषद की बात मानने के लिए बाध्य है। यानी 42वां संविधान संशोधन में यह कर दिया गया कि अब राष्ट्रपति अपने मन से कोई काम नहीं करेंगे, जो मंत्रिपरिषद सलाह देगा उसी के अनुसार कार्य करेंगे, है ना, और मंत्रिपरिषद सलाह को मानने के लिए वो बाध्य है। तो हुआ क्या, इससे राष्ट्रपति की पद की गरिमा को थोड़ा सा आघात पहुंचा। राष्ट्रपति पद की गरिमा को आघात पहुंचा। जब इंदिरा गांधी की सरकार चली गई, आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी की सरकार चली गई, है ना, चुनाव हुआ, खुद इंदिरा गांधी भी हार गई और 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार जनता दल के नेतृत्व में मोरारजी देसाई, है ना, के नेतृत्व में बना। तो हुआ क्या कि उस समय, है ना, जब पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बना तो उस गैर कांग्रेस सरकार में हुआ यह कि यहाँ जो राष्ट्रपति को सिर्फ और सिर्फ कहा गया कि हर हाल में बाध्य मानने के लिए बाध्य है, तो वहीं पर 44वां संविधान संशोधन हुआ। 44वां संविधान संशोधन 1978। इस संविधान संशोधन में क्या हुआ? 44वां संविधान संशोधन 1978 में कहा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के, देखिए इस पर गौर कीजिएगा, कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के विचार को एक बार लौटाने के लिए राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के विचार को एक बार लौटा सकते हैं। यहाँ पर क्या किया गया, थोड़ा राष्ट्रपति को जो है गरिमा को थोड़ा सा माने ठेस होने से बचाया गया। जो 42वां संविधान संशोधन में राष्ट्रपति को ऑलरेडी कह दिया गया कि राष्ट्रपति हर हाल में मंत्रिपरिषद सलाह मानने के लिए बाध्य है, वहीं पर 44वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें कहा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के जो विचार है, जो प्रस्ताव है, उसको एक बार लौटा सकते हैं। क्लियर? यानी राष्ट्रपति जो मंत्रिपरिषद का सलाह है या जो भी प्रस्ताव है उसको कितना बार लौटा सकते हैं? एक बार। देखिए हर चीज़ को हम लिख नहीं सकते हैं बोर्ड पर, इसको आप लोग अपने नोट कर लीजिएगा, है ना। सुनते हुए भी अगर आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छा है ना। हमारा तो प्रयास रहता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप उसको आत्मसात कीजिए, है ना। कभी भी रटने और कहीं नोट्स बनाने से कुछ नहीं होता है। नोट्स नहीं बनाइए, कॉन्सेप्ट बनाइए। मेरा तो यह शुरू से रहा आदत है कि नोट्स नहीं, कॉन्सेप्ट होना चाहिए। नोट्स तो आपको नोट्स में ही रह जाएंगे, है ना, वह कुछ काम का नहीं रहेगा। अगर कॉन्सेप्ट आ गया तो आप कहीं भी आप अपने आप को जो है इम्प्रूव कर सकते हैं।
तो इसीलिए कॉन्सेप्ट लीजिए, नोट्स को जो है बनाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अगर समझ रहे होंगे तो बहुत अच्छा है। जैसे हमने 42वां संविधान संशोधन के बारे में बताया कि लघु संविधान कहा जाता है, क्या क्या हुआ, तो इसमें बताया गया बहुत सारी चीज़ जोड़े गए। आपको मौलिक कर्तव्य भी जो है, मौलिक कर्तव्य का भी इसी में जोड़ा गया था, साथ साथ बहुत सारा चीज़ जोड़ा गया। और 44 इसमें कहा गया 42वां में कि राष्ट्रपति हर हाल में जो है मंत्रिपरिषद की बात मानने के बाद है। लेकिन 44वां में क्या कहा गया कि एक बार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद सलाह को राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद सलाह को जो है प्रस्ताव को एक बार माने लौटा सकते हैं। कई बार लौटा सकते हैं? एक बार। तो एक बार जो है इनको मौका दिया गया कि राष्ट्रपति एक बार मंत्रिपरिषद की सलाह को लौटा सकते हैं। अब इसी 44वां संविधान संशोधन में कैबिनेट शब्द जोड़ा गया। कैबिनेट शब्द, तो कैबिनेट शब्द का उल्लेख देखिए, कैबिनेट सुनते हो, कैबिनेट मंत्रालय होता है ना, सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय माना जाता है कैबिनेट। माने जितना भी नीति निर्धारण का काम होता है वो कौन करता है? कैबिनेट मंत्रिपरिषद करता है। तो कैबिनेट शब्द जो है मूल संविधान में कहीं नहीं था। कैबिनेट शब्द मूल संविधान में कहीं भी नहीं था। कैबिनेट शब्द को किस संविधान संशोधन को जोड़ा गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा कैबिनेट शब्द को जोड़ा गया। और साथ ही साथ 44वां संविधान संशोधन में एक बार राष्ट्रपति को गौरव को बचाया गया और कहा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के पुनर्विचार को एक बार लौटा सकते हैं। अब मान लीजिए कि लोकसभा और राज्यसभा कोई प्रस्ताव पारित करता है और राष्ट्रपति के पास उसको अधिनियम बनने के लिए भेजता है। गौर कीजिएगा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने पारित कर दिया किसी विधेयक को। अब विधेयक पर जब तक फिर से लाइट कट गया। जब लाइट आता है तो हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो जैसे बिजली कट जाने के कारण थोड़ा सा ब्रेक हुआ था। अब हम लोग आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। यहाँ पर हम लोग 1978 में पढ़ लिए थे, कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया गया था। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा कैबिनेट शब्द जोड़ा गया था। तो कैबिनेट शब्द का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 75 में। और कब जोड़ा गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। और दूसरी बात कि यह जो है, इसके पहले भारतीय संविधान में कहीं भी कैबिनेट शब्द का कोई उल्लेख नहीं था। लेकिन आपको जानना होगा कि यह कैबिनेट ही जो है, पूरे के पूरे कैबिनेट पर ही हमारा मंत्रिमंडल टिका हुआ है। कैबिनेट का निर्णय ही सर्वोच्च निर्णय होता है। तो यह जब हम संसद पढ़ेंगे तो उस पर हम लोग कैबिनेट मंत्रालय, फिर उसके बाद स्वतंत्र प्रभार मंत्रालय, है ना, उप मंत्री, इस सब के बारे में चर्चा करेंगे, राज्य मंत्री, इस सब पर चर्चा करेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि जो है ये तो 73, 74 संबंधित है, सो जान लिए। अब हम लोग एक बात आपको जो है 79 जानना है, जो संबंधित है। देखिए, आपको यहाँ पर हम राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद है उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, इसलिए आपके दिमाग में कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत सारा अनुच्छेद छूट रहा है। तो जो अनुच्छेद जो राष्ट्रपति संबंधित नहीं है उसको हम जो है नहीं लिए हैं। जो राष्ट्रपति संबंधित अनुच्छेद है जैसे उन्हीं को लिए हैं। अब जैसे कहिए 63, 64, 65 ये सब जो है उपराष्ट्रपति संबंधित आर्टिकल है, इसलिए उसको जो है छोड़ दिए। अब हम लोग डायरेक्ट आए थे 71 पर, 73 पर, 74 पर। अब चलेंगे 79 पर, ठीक है। संसद। देखिए, संसद का मतलब होता है लोकसभा प्लस राज्यसभा और प्लस आप जो है राष्ट्रपति। ये तीनों को मिलने के बाद ही संसद होता है। अब कैसे संसद? संसद का मतलब होता है विधि बनाने की सर्वोच्च संस्था। संसद का मतलब क्या है? विधि
निर्माण, विधि मतलब समझ सकते होंगे कानून, विधि निर्माण करने वाली सर्वोच्च संस्था। देखिए आपसे क्वेश्चन अगर आए, ऐसा तो कभी ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा, ये तो लिख ही लीजिए, मगर कभी आपको मुख्य परीक्षा में जब बैठते हैं तो वहाँ पे अगर डिफाइन करना हो संसद के बारे में, तो संसद क्या है? संसद कानून बनाने वाली संस्था है। संसद क्या है? कानून निर्माण करने वाली सर्वोच्च संस्था है। तो उसमें क्या होता है? उसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब कैसे कहेंगे? जैसे कोई प्रस्ताव लोकसभा से पारित हुआ, तो प्रस्ताव जब लोकसभा से पारित हुआ तो बिल कहलाता है, राज्यसभा से पारित हुआ तो भी वो बिल कहलाएगा। जब तक राष्ट्रपति उस पर माने सिग्न नहीं कर देंगे, हस्ताक्षर नहीं करेंगे, तब तक वो कानून नहीं बनेगा। तो कानून बनने के लिए ये तीनों को क्या है? जरूरी है। कानून बनने के लिए किसी भी बिल को कानून बनने के लिए तीनों का होना जरूरी है। लोकसभा से पास होना चाहिए, राज्यसभा से पास होना चाहिए और राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना चाहिए, तभी वो कानून बनेगा। इसीलिए तीनों को मिलाकर ही संसद कहा जाता है। आपके दिमाग में बैठ गया कि संसद में तीनों को क्यों लेते हैं? तो तीनों को इसलिए लेते हैं कि कानून बनाने के लिए तीनों का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोकसभा से पारित होना चाहिए, राज्यसभा से पारित होना चाहिए और राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना चाहिए, तभी जाए कानून बनेगा। तो जब तीनों प्रक्रिया में आएंगे तभी कभी कानून बनेगा। इसलिए संसद का एक अंग होता है तीन ही। अब आइए 80। अब आपको अनुच्छेद 80 क्या कहता है? देखिए अनुच्छेद 80 में कहता है, जो राष्ट्रपति संबंधित है, अनुच्छेद 80 है कि 80 के 3 में है ना, 80 के 3 इसमें कहता है कि राष्ट्रपति राज्यसभा के लोक साहित्य है ना, लोक साहित्य एवं सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए 12 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकते हैं। कितने व्यक्तियों को? राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं। ठीक है, 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं राष्ट्रपति। कहाँ पर? राज्यसभा में। दूसरा है आपको 331, इसके अनुसार है लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों के मनोनीत करने का अधिकार। ठीक है, तो एक प्रकार से देखा जाए तो संसद में कुल कितने लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं? तो 12 2 14। 331 के तहत लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन, 80 के 3 के तहत राज्यसभा में है ना, राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों करते हैं। अब इसको समझ गए। आपको क्वेश्चन आएगा कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो 12। लोकसभा में कितने? तो 2 है ना। आर्टिकल से कोई मतलब नहीं रखिए, आर्टिकल तो हम आपको इस तरह से चर्चा कर दिए हैं, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट में रहता है तो हम लिख दिए हैं। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे याद रखना है कि राज्यसभा में 12 और लोकसभा में कितना? 2 एंग्लो इंडियन। अब इसके बाद ये जो मनोनयन का जो अति है 12, वह आप जानते होंगे जो सामाजिक क्षेत्र से हुआ, साहित्य हुआ, कला हुआ, विज्ञान हुआ। अब पिछली बार जो है सचिन तेंदुलकर को मनोनीत किया गया तो खेल क्षेत्र से है, तो खेल को भी अब कला के अंतर्गत मान लिया गया था। तो आपको याद रखना है किसके क्षेत्र में? सामाजिक क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, कला और विज्ञान के क्षेत्र में। तो क्या होगा? साहित्य, समाज, कला एवं विज्ञान क्षेत्र में। साहित्य, समाज, कला एवं विज्ञान क्षेत्र में जो है 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं और इसमें 2 एंग्लो इंडियन का।
अब आप लोग को आर्टिकल जो राष्ट्रपति से संबंधित है वह 85 है। 85 में क्या कहता है? 85 कहता है कि राष्ट्रपति जो है सत्र को, सत्रावसान है ना, सत्र को आहूत करना, माने जो सत्र चल रहा है, तीन सत्र होता है, आपको पता ही होगा, शीतकालीन सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र और जो है एक कह सकते हैं शरदकालीन सत्र। तो 3 सत्र होता है ना। तो 3 सत्र है, तो सत्र को सत्रावसान करना, माने सत्र को समाप्त कर देना। देखिए, सत्र को स्थगित करने का जो है पावर होता है वो लोकसभा अध्यक्ष को और चाहे सभापति को होता है। तो स्थगित करने का अधिकार किसको है? सत्र को। तो लोकसभा अध्यक्ष, ध्यान रखिए, स्थगित मतलब हुआ सस्पेंड, है ना, रोक देना, है ना। और सत्रावसान का मतलब होता है पूरी तरह से सत्र को समाप्त कर देना। तो सत्रावसान, है ना, कह सकते हैं सत्रावसान, आहूत या संयुक्त बैठक। देखिए, सत्रावसान, आहूत और संयुक्त बैठक, है ना, करने का अधिकार किसमें है? तो राष्ट्रपति को है। किसके आर्टिकल के तहत? 85 के तहत। सत्र को हुआ क्या? सत्रावसान का मतलब हुआ जो अगर राष्ट्रपति सत्रावसान कर दिए, यानी अगर कोई सत्र है उस सत्रावसान घोषणा करते हैं तो वो सत्र क्या होता है? समाप्त होता है। सत्रावसान का मतलब समझे? सत्र पूरी तरह समाप्त हो जाना। जैसे फरवरी से लेकर के आपको अप्रैल तक जो है चलता है कौन सत्र, यानी आपका कह सकते हैं शीतकालीन सत्र। उसके बाद जून जुलाई चलता है कौन सत्र? तो वह जो है ग्रीष्मकालीन सत्र, है ना। सितंबर से चलता है कौन सत्र? तो वह जो है शरदकालीन सत्र। तो हर सत्र का माने समय तो निर्धारित है, लेकिन फिर भी निर्भर करता है सत्र को जो है आरंभ होने के लिए मंत्रिमंडल पर। तो सत्र को स्थगित करना हो, देखिए, सत्र को अगर स्थगित करना हो तो स्थगित यानी सस्पेंड करना, रोक देना हो, तो सत्र को रोकने का अधिकार किसके पास है? तो लोकसभा अध्यक्ष और चाहे राज्यसभा के सभापति के पास। लेकिन सत्र को समाप्त करने का, पूरी तरह सत्र को समाप्त करने का अधिकार किसको है? तो सत्र को समाप्त करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। सत्रावसान, आहूत करना माने सत्र को बुलाने का अधिकार। संयुक्त बैठक, और किसी प्रकार का विवाद होता है तो संयुक्त बैठक होती है। अब आपको 86 भी जान लेना है। 86 में क्या है? राष्ट्रपति का विशेष भाषण। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। देखिए, बहुत सा चीज को हम आपको बोलते जा रहे हैं और चूंकि सभी को हम लिख नहीं सकते हैं, लिख नहीं पाते हैं, तो आप अगर जो बोलते हैं उसको आप अगर चाहे तो नोट भी करते जाइएगा या नोट कर ले, नहीं तो अगर आप ऐसे समझ लेते हैं अपने आप को, है ना, कॉन्सेप्ट ले लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अब विशेष अभिभाषण है क्या? देखिए, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण का मतलब हुआ कि राष्ट्रपति जो है सदन में विशेष अभिभाषण देते हैं। वह होता क्या है कि प्रत्येक चुनाव के बाद, प्रत्येक आम चुनाव कहते हैं जब लोकसभा का चुनाव होता है, तो प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम बैठक से पहले, तो प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम बैठक से पहले इसको लिख देते हैं, ठीक रहेगा। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम बैठक से पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण।
तो प्रत्येक जो होता है, प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम बैठक से पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। दूसरा, एवं प्रथम सत्र के आरंभ में, प्रथम सत्र आप समझ रहे होंगे कौन सत्र? शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र प्रथम सत्र के आरंभ से पूर्व, राष्ट्रपति का अभिभाषण। देखिए, दो बातें हैं। एक तो आपको राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण का मतलब होता है वैसा मतलब लिखा हुआ स्क्रिप्ट जो स्वयं के द्वारा नहीं हो। यानी ये जो अभिभाषण होता है तो राष्ट्रपति के जो है मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार होता है। यानी राष्ट्रपति का जो है मंत्रिमंडल के द्वारा जो स्क्रिप्ट दिया जाता है, जो लिख करके दिया जाता है, उसी को राष्ट्रपति पढ़ते हैं, तो उसको कहा जाता है अभिभाषण। भाषण का मतलब होता है स्वयं बोलना। अब हम बोल रहे हैं, इसको आप कह सकते हैं भाषण है। जब हम किसी लिखा हुआ स्क्रिप्ट को पढ़ेंगे, किसी के द्वारा जो लिखा हुआ स्क्रिप्ट को पढ़ेंगे और उतना ही बोलेंगे जितना लिखा हुआ है, उसको कहा जाता है अभिभाषण। तो राष्ट्रपति अभिभाषण देते हैं, मतलब वह राष्ट्रपति का स्वयं नहीं होता है, वह जो होता है मंत्रिमंडल द्वारा तैयार होता है। तो राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है वह किसके द्वारा तैयार किया जाता है? मंत्रिमंडल के द्वारा। तो राष्ट्रपति का मंत्रिमंडल के द्वारा जो लिखित तैयार होता है स्क्रिप्ट, उसको जब राष्ट्रपति पढ़ते हैं उसको कहते हैं अभिभाषण। अब यह प्रत्येक आम चुनाव के बाद होता है। प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम बैठक से पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, एवं प्रथम सत्र यानी शीतकालीन के आरंभ से पूर्व राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा इस पर चढ़ गए। अब आपको जो है राष्ट्रपति संबंधित कुछ अन्य अनुच्छेद है और राष्ट्रपति संबंधित कुछ अन्य बातें भी हैं, जो जैसे कौन से राष्ट्रपति को क्या कहा जाता है। जैसे आपको पता होगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन को जो है दार्शनिक राष्ट्रपति कहा जाता है। फिर आपको जो है इसको APJ अब्दुल कलाम को जनता का राष्ट्रपति कहा जाता है। तो राष्ट्रपति से संबंधित कुछ तथ्य है जो इस वीडियो में अभी नहीं हो पाया, क्योंकि टाइम ज़्यादा लंबा खिंच रहा है। इसीलिए हम फाइनल एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें राष्ट्रपति से संबंधित जो भी फैक्ट्स छूट गए हैं उसके लिए हम अगला वीडियो में आपको बता देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में प्रयास रहेगा कि अगला वीडियो फाइनल वीडियो रहेगा और राष्ट्रपति के पूरे आर्टिकल जो है संबंधित उसमें समाहित कर दिए जाएंगे। ठीक है, अगर आपसे हम एक सलाह आपसे हम लेना चाहते हैं कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप तो देख ही रहे हैं, साथ साथ प्रयास कीजिए कि यह दूसरों को भी आप भेजिए। इससे क्या होता है कि वे लोग भी जानेंगे, और साथ ही अगर आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन हो या कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमारे जो 1 स्टेप ऑनलाइन क्लास का जो एक टेलीग्राम भी है उस पर आप भेज सकते हैं, और हम तुरंत उसका उत्तर देने का प्रयास भी रहेगा और तुरंत उत्तर आपको मिल भी जाएगा। ठीक है, तो कोई ऐसा अगर क्वेश्चन है, कोई ऐसा आपको कन्फ्यूजन है, तो आप अपना जो है कन्फ्यूजन या क्वेश्चन अपना टेलीग्राम पर जरूर भेजिए। ठीक है, थैंक यू।